हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सवाई परमार आपका स्वागत करता हूं मयूर नोबल्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में। जैसा कि आपने 10th के अंदर साइंस की बुक में पढ़ा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों को एक साथ में पढ़ा। जैसे 11th में आते हैं ये तीनों चीज़ें अलग हो जाती हैं और अपन उसी बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आरबीएससी के अकॉर्डिंग इस बार 11th के अंदर एनसीईआरटी का पैटर्न रखा गया है। तो 11th की एनसीईआरटी की बुक को 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट जीव जगत में विविधता या कह सकते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड यूनिट पादपों एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। थर्ड कोशिका की संरचना एवं उनके कार्य। फोर्थ पादप कार्य की यानी प्लांट फिजियोलॉजी। और फिफ्थ है मानव शरीर विज्ञान या अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी कह सकते हैं। इन 5 यूनिट्स के अंदर टोटल 22 चैप्टर्स को रखा गया है। आज अपन फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर को लेने वाले हैं। अपनी फर्स्ट यूनिट है जीव जगत में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस फर्स्ट यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स को रखा गया है। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट और फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत। सेकंड चैप्टर आ जाएगा जीव जगत का वर्गीकरण। थर्ड चैप्टर पादप जगत और फोर्थ चैप्टर जंतु जगत। तो आज अपन अपना फर्स्ट चैप्टर लेते हैं जीव जगत। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जीव, व्हाट इज लिविंग, या ये जो जीव है ये क्या है, जीव क्या है। इस जीव को या इस लिविंग को डिफाइन करने के लिए हमें 2 कैरेक्टर्स, 2 लक्षणों की आवश्यकता होती है और वो 2 लक्षण हैं। एक तो डिफाइनिंग कैरेक्टर, डिफाइनिंग characters, and the second is non-defining character, non-defining characters, defining characters and non-defining characters किसके, जीव के। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर या अपन कहते हैं अभिलाक्षणिक लक्षण। जीव के अभिलाक्षणिक लक्षण उन्हें कहेंगे जो सिर्फ जीव के अंदर यानी कि लिविंग के अंदर पाए जाते हैं या सजीव के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है डिफाइनिंग कैरेक्टर। फर्स्ट चीज। सेकंड, इन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं होता, यानी कि वो प्योर सजीव होने चाहिए, उनमें कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। फर्स्ट चीज इनमें क्या होगी, ओनली इन लिविंग यानी कि केवल जीव के अंदर होने चाहिए। सेकंड क्या होगा, इनमें कोई अपवाद नहीं होना चाहिए यानी कि अपवाद रहित, विदाउट एनी एक्सेप्शन यानी कि कोई भी अपवाद इनमें नहीं होना चाहिए। अब जीव क्या है, उनके कौन कौन से कैरेक्टर डिफाइनिंग होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर नॉन डिफाइनिंग होते हैं, वो एक एक कैरेक्टर अभी अपन लेते हैं। जीव के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो डिफाइनिंग भी हो सकते हैं और नॉन डिफाइनिंग भी हो सकते हैं, जिनमें पहला जो कैरेक्टर है वो आता है वृद्धि। पहला जो चैप्टर है वो आता है वृद्धि, जिसे बोला जाता है ग्रोथ। दूसरा कैरेक्टर आता है जो बाहर की तरफ वातावरण है, एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसके प्रति क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या प्रतिक्रिया करते हैं, या जिसको अपन कह सकते हैं चेतना या उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया, या इसे अपन कह सकते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई, जिसको अपन कह सकते हैं कॉन्शियसनेस। ओके। थर्ड कैरेक्टर आता है वो आता है जनन, या जिसे अपन कहते हैं रिप्रोडक्शन। फोर्थ कैरेक्टर है वो आता है उपापचय, या जिसे बोला जाता है मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म। और फिफ्थ कैरेक्टर है वो आता है इनका कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन, या अपन कह सकते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब ये कैरेक्टर क्या है, इन सब कैरेक्टर को अपन एक एक करके लेते हैं। फर्स्ट आता है ग्रोथ या वृद्धि, सेकंड चेतना, उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई और कॉन्शियसनेस, थर्ड जनन या रिप्रोडक्शन, फोर्थ उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, एंड फिफ्थ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन या कोशिकीय संगठन। अभी अपन ने दो मेन कैरेक्टर्स की बात करी थी, एक तो डिफाइनिंग कैरेक्टर और दूसरे नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो इनमें डिफाइनिंग कौन से हैं, जो सिर्फ लिविंग के अंदर पाए जाते हैं या जो सिर्फ जीव के अंदर पाए जाते हैं, और नॉन डिफाइनिंग कौन से हैं। तो ध्यान देना बच्चों कि जो पहला कैरेक्टर है अपना ग्रोथ और थर्ड कैरेक्टर है जनन, ये दोनों नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, नॉन डिफाइनिंग है ये। और कौन सा, ये थर्ड नॉन डिफाइनिंग। क्यों? क्योंकि ये जीवों के अभिलाक्षिक नहीं है। जीवों के साथ में, जीव या सजीव के साथ में, लिविंग के साथ में, नॉन लिविंग में भी ये पाए जा सकते हैं। कैसे, वो अभी अपन देखते हैं। अपना फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, वृद्धि या ग्रोथ। तो फर्स्ट अपन ने क्या बोला, ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। क्यों है? क्योंकि जब वृद्धि या ग्रोथ, अगर लिविंग की बात करें तो किस में ग्रोथ हो सकती है, उसकी साइज में, यानी कि आकार में ग्रोथ हो सकती है, उसके जैव भार में, यानी कि उसका जो बायोमास है या मास के अंदर वृद्धि हो सकती है, या जो कोशिकाओं के नंबर होते हैं या कोशिकाओं की जो संख्या है उनमें भी वृद्धि हो सकती है। कोशिकाओं की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। कैसे? लिविंग के अंदर उनकी साइज इंक्रीज हो सकती है, उनका जैव भार इंक्रीज हो सकता है, यानी कि उनमें ग्रोथ हो सकती है। कोशिकाओं की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि कैसे होगी? कोशिका विभाजन के द्वारा। कोशिका विभाजन के द्वारा। तो ये तो हो गया लिविंग के अंदर ग्रोथ। नॉन लिविंग कैसे? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, किसी माउंटेन या पर्वत, कोई छोटा पर्वत जो आगे चल करके या जो धीरे धीरे क्या होता है, एक बड़े पहाड़ का रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि बाहर से कुछ मटेरियल इनके ऊपर इकट्ठा होता जाता है और लास्ट में ये क्या करता है, बड़े आकार में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार से ग्रोथ ही हुई। लेकिन फर्क क्या है, जो लिविंग होंगे, लिविंग मतलब जो सजीव होंगे, उनके अंदर जो ग्रोथ है वो इनसाइड होगी, अंदर से होगी। इनसाइड कैसे? इनसाइड अंदर से ग्रोथ कैसे? साइज या आकार उनके प्रोटोप्लाज्म में वृद्धि हो सकती है। कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाएं अंदर से विभाजित हो सकती है, उनमें कोशिका विभाजन हो सकता है जिससे उनमें ग्रोथ होगी। यानी कि लिविंग के अंदर या सजीव के अंदर जो वृद्धि होगी वो तो इनसाइड होगी, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर जो वृद्धि वो कहां से होती है? बाहर से होती है, आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड, यानी बाहर से इनमें वृद्धि होती है। बाहर से कोई न कोई पदार्थ इनमें मिलकर के इसको बड़ा आकार प्रदान करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो वृद्धि या ग्रोथ है वो कैसा कैरेक्टर है? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग को ये डिफाइन नहीं करता, नॉन लिविंग को भी कर सकता है। सेकेंड कैरेक्टर कौन सा था अपना? सेकेंड कैरेक्टर आता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। फर्स्ट ग्रोथ, सेकेंड उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया। उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया ये लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर है। कैसे? जैसे कि कोई भी जीव अपने चारों ओर के पर्यावरण, चारों ओर के वातावरण के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। जैसे ताप है, प्रकाश है। पादपों की बात करूं तो पादप क्या करते हैं? प्रकाश के प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शाते हैं, जिससे उनमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जैसे ह्यूमन की बात करूं, अगर किसी
ह्यूमन को कांटा चुभ जाता है तो वो तुरंत उसका रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस या कॉन्शियसनेस, चेतना का, एकदम उसमें चेतना या उद्दीपन आने लग जाते हैं जिसके प्रति वो रिएक्ट करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग के अंदर, निर्जीव के अंदर ये प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, इसलिए बोला जाता है कि जो उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया है वो जीव का या सजीव का कैसा है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। थर्ड कैरेक्टर आता है जनन या रिप्रोडक्शन। जनन का मतलब क्या? जनन का मतलब जो पैतृक होते हैं वो अपने समान या अपने से अलग क्या करते हैं, संतति का निर्माण करते हैं। तो ये होना तो चाहिए लिविंग कैरेक्टर, लेकिन ये नॉन लिविंग में नहीं होता है। क्यों नहीं हो सकता है? फिर भी इसको नॉन डिफाइनिंग में क्यों रखा जाता है? क्योंकि कुछ इनमें एक्सेप्शन है। अपन ने क्या बोला था नॉन डिफाइनिंग में? एक तो अपन ने बोला था कि वो सिर्फ लिविंग में होने चाहिए। सेकंड अपन ने ये भी बोला था कि उनमें कोई एक्सेप्शन या अपवाद नहीं होना चाहिए। इनमें अपवाद के तौर पे जनन का मतलब क्या कि जो पैतृक है वो अपने समान संतति को उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन आता है, अलैंगिक जनन आता है, कायिक जनन आता है, लेकिन इनमें कुछ अपवाद है। जैसे कि फर्स्ट अपवाद मैं लूं म्यूर, जिसको अपन बोलते हैं खच्चर। खच्चर इस जनन का अपवाद है क्योंकि ये आगे कोई भी संतति उत्पन्न नहीं कर सकता। या अपन बोले जो श्रमिक मधुमक्खी होती है वो भी क्या कर सकती है, रिप्रोडक्शन करके अपनी प्रजातियों को बढ़ा नहीं सकती है। ठीक है। और एक और आता है जो ह्यूमन होते हैं। कौन से ह्यूमन? इनफर्टाइल ह्यूमन। इनफर्टाइल ह्यूमन यानी कि ह्यूमन जिनमें सेक्स ऑर्गन या तो लेस डेवलप्ड होते हैं या होते ही नहीं है। वो वाली चीज है कि जो इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल का मतलब जो आगे चल करके क्या करें, अपनी संतति को आगे बढ़ा नहीं पाए। तो ये सारे इन जनन के अपवाद है। इसीलिए जनन को या रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर के रूप में जाना जाता है। जो चौथा कैरेक्टर है, फोर्थ, उपापचय। इट इज वेरी important character of a living being, metabolism। उपापचय का अपने शरीर के अंदर या सजीव या जीवों के शरीर के अंदर कुछ न कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, कुछ न कुछ रासायनिक क्रियाएं होती रहती है। और वो सारी रासायनिक क्रियाएं किस में आती है, इस उपापचय में आती है। सारी की सारी जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो इस उपापचय के अंदर आती है। कैसे? जैसे कि प्रोटीन का अमीनो एसिड में बदलना, अमीनो एसिड का प्रोटीन में बदलना। जैसे मैं बात करूं प्रकाश संश्लेषण की, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में? छोटे छोटे अणु जो होते हैं वो आगे चल करके जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं। क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई। श्वसन की बात करूं पादपों के अंदर, तो वो भी क्या हुआ कि जो जटिल अणु थे वो धीरे धीरे सरल अणुओं में, छोटे छोटे अणुओं में टूट गए। वो भी क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुई या रासायनिक क्रिया हुई या केमिकल रिएक्शन हुई। तो मेटाबॉलिज्म है। और ये सारी की सारी क्रियाएं किसमें पाई जाती है? सारी की सारी क्रियाएं पाई जाती है लिविंग में। इसीलिए बोला जाता है कि मेटाबॉलिज्म कैसा कैरेक्टर है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो अगर बात करूं उपापचय या मेटाबॉलिज्म की, तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म नाम से स्पष्ट, एना मतलब आना, कैटा मतलब कटना। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो छोटे छोटे अणु हैं वो मिलकर के, छोटे छोटे सब्सटेंसेस मिलकर के जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म, ये जो जटिल अणु है वो ब्रेक डाउन होते हैं, वो टूटते हैं और टूट करके सरल अणुओं में विखंडित हो जाते हैं, सरल अणुओं का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होगा कि जो सरल कार्बनिक या जो अकार्बनिक पदार्थ है वो क्या करेंगे, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करेंगे। पदार्थ जैसे इसमें मैं एग्जांपल ले सकता हूं, सबसे सिंपल एग्जांपल फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण CO2
प्लस H2O, आगे रिएक्शन होती है C6H12O6 और साइड में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो जो सरल पदार्थ हैं वो मिलकर के जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। हालांकि यहाँ पे ये क्लोरोफिल है, सॉरी ये जो सनलाइट है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। अपन को क्या देखना है, एनाबॉलिज्म देखना है। सरल अणु है वो मिलकर के जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं। दूसरी बात करूं कैटाबॉलिज्म की, मतलब कि ये जो जटिल अणु है ये टूट करके सरल अणुओं में बदल जाते हैं। तो कैटाबॉलिज्म में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है रेस्पिरेशन। प्लांट्स की अगर बात करूं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में यही होता है, जटिल अणु है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में सरल अणुओं में क्रमबद्ध तरीके से टूट जाते हैं। यही है कैटाबॉलिज्म। और इसीलिए उपापचय को क्या बोला जाता है, डिफाइनिंग कैरेक्टर बोला जाता है, क्योंकि ये जितने भी कैरेक्टर है वो ओनली लिविंग के अंदर हो सकता है। कभी देखा है कि नॉन लिविंग के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो सरल अणु मिलकर के जटिल बना रहे हो या जटिल अणु मिलकर के सरल बना रहे हो, नहीं। ये सिर्फ किसमें होता है, ये उपापचय सिर्फ और सिर्फ होता है लिविंग के अंदर। अपना लास्ट कैरेक्टर आता है, वो है कैरेक्टर कौन सा, वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा कैरेक्टर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, या अपन कह सकते हैं जो कोशिकीय संगठन है। छोटी क्लासों के अंदर अपन ने छोटी क्लासेज में एक चीज पढ़ी है, सेल, जैसे अपन कहते हैं कोशिका। क्या कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है ना। तो सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है सेल। जब ये समान कोशिकाएं और इन समान कोशिकाओं के समान कार्य, या अपन बोल दे कि ये जो कोशिकाएं हैं जब एक समूह में इकट्ठी हो जाती है तो क्या बनाती है, वो बनाती है टिश्यू। क्या बनाती है, टिश्यू। टिश्यू यानी उत्तक। ये उत्तक आगे चल करके क्या बनाएगा, उत्तक तंत्र, टिश्यू सिस्टम, उत्तक तंत्र। उत्तक तंत्र आगे चल करके क्या बनाएगा, जैसे कि सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से आगे बनता है ऑर्गन, अंग बनता है, अंग से आगे बनता है ऑर्गन सिस्टम, या अपन कह सकते हैं अंग तंत्र। और अंग तंत्र से आगे चल करके पूरे के पूरे शरीर का निर्माण होता है। भले पादपों के संदर्भ में देखें, जंतुओं के संदर्भ में देखें या ह्यूमन के संदर्भ में देखें तो भी यही बात है। सेल, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और आगे चल करके बॉडी का निर्माण हुआ। और ये सारी प्रक्रिया है वो लिविंग के अंदर पाई जाती है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं होती है। इसीलिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन या कोशिकीय जो संगठन है उसको क्या बोला जाता है, डिफाइनिंग कैरेक्टर बोला जाता है। तो ये सारे कैरेक्टर किसके हैं, जीव के। ये सारे के सारे कैरेक्टर मिलकर के जीव को डिफाइन करते हैं, जीव को परिभाषित करते हैं कि जीव किस प्रकार से होता है, किस प्रकार वृद्धि करता है, किस प्रकार उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करता है, किस प्रकार से जनन करता है, किस प्रकार से उपापचय होता है उनमें, और किस प्रकार से उनका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़े जीव के सारे कैरेक्टर। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे की जो जीव के आगे और सारी चीजें आती हैं कि इनका नामकरण कैसे होता है, किन किन ने इनको दिया, पादपों के अंदर कैसे, जंतुओं के अंदर कैसे, वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।